अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एसेट्स, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी कि इसमें क्या क्या आता है। अच्छा, एसेट वो होते हैं जो वैल्यूएबल थिंग्स होती हैं जो पोजेस्ड बाय बिजनेस, यानी कि जो हमारी मलकियत हो। ये सारे आ गए स्टॉक, स्टेशनरी, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश इन हैंड। और प्रीपेड एक्सपेंस क्यों होता है? क्योंकि हम पहले अदा करते हैं, बाद में उसका फ़ायदा लेते हैं, इसलिए वो एसेट हो जाता है। आउटस्टैंडिंग इनकम वो होती है कि पहले हम कमाते हैं, फिर बाद में हम उसको वसूल करते हैं। ऐसे इनकम जो हमने कमा ली हो लेकिन वसूल ना की हो, आउटस्टैंडिंग कहलाती है। क्योंकि अगर हमने अपनी सर्विस दे दी है, जैसे लेट करते हैं, वापडा हमें सर्विस दे देता है, अगर हम उसको उसके पैसे नहीं देते तो वो 2 से 3 महीने का टाइम लिमिट दे के किसी भी तरह से वो क्लेम कर सकता है। तो इसलिए ये एसेट्स में आती हैं, ऐसे खर्चे जो पहले अदा हो चुके हैं और ऐसी आमदनियाँ जो भी वसूल करनी हो। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, ये सारे जितने भी नाम है ना यहाँ पे लिखे हुए, अगर इसके साथ पेड आ जाए या अलाउड आ जाए, सिर्फ इतना लिखा हो कि वेजेस लिखा हो। अब वेजेस तो पे भी होती हैं, रिसीव भी होती हैं। सिर्फ वेजेस लिखा हो तो आपने उस सूरत में उसको एक्सपेंस ट्रीट करना होता है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, बैड डेट्स क्या होते हैं जो हमें मिलते ही नहीं है। डेप्रिसिएशन फरसूदगी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अगर जैसे लेट कर लेते हैं सैलरी पेड है या अलाउड, ये तरह कुछ लिखा हुआ है तो वो एक्सपेंस है। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वो उस सूरत में एक्सपेंस और इनकम में क्या होगा, तो फिर उस सूरत में वो एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। और भी बहुत से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे बैंक चार्जेस हो जाते हैं, ये सारे ही इसमें ही आएंगे। अब यहाँ पे इनकम आ गई, रेवेन्यू आ गई। रेवेन्यू का मतलब होता है रोज़मर्रा की जो हमें मिलती है रेवेन्यू, आमदनियाँ, कि हमें क्या क्या आमदनी में मिल रहा है। अब जैसे ये लिखा हुआ है ना, बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे इनके जगह पे अगर आ जाएगा ना, पेड की जगह पे रिसीव्ड, सारी आइटम्स यही होंगी, बस रिसीव्ड आ जाएगा तो वो क्या कहलाएंगी, इनकम। क्योंकि जैसे देखें ना, अगर कोई वेजेस देता है, देने वाला तो पे हो गया, पे कर रहा है, तो उसका एक्सपेंस है। लेकिन जो लेने वाला रिसीव्ड कर रहा है, उसका क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है। फीस हो जाती है, कोई भी फ़ी हो गई, ट्यूशन फ़ी, लीगल फ़ी, कुछ भी रिसीव्ड होगी तो इनकम है। पेड होगी, पे यानी कि पेएबल और पेड में फ़र्क होता है, रिसीवेबल और रिसीव्ड में फ़र्क होता है। और जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड है तो वो क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे वेजेस है, सैलरीज है, और ये होता है सेल। सेल्स का मतलब होता है फ़रोख्तगी, यानी कि हमारी फ़रोख्तगी में जैसे हम लगाते हैं ना कि सेल, कैश टू सेल्स, डाटा टू सेल्स। अगर कोई चीज़ बिक रही होती है ना, जैसे कोई एसिड, बड़ी सी चीज़ बिक गई, वो तो चलो एसिड डिक्रीज है। लेकिन अगर हमारी कोई चीज़ बिक रही है, सेल ज़्यादा होगी तो ही हम मुनाफा कमाएंगे ना, तो उस सूरत में इनकम इंक्रीज होती है। ये सेल्स के पॉइंट में ना, चीज़ें बिकने के पॉइंट में, सेल्स में अगर चीज़ें वगैरह बिक रही हैं तो सेल्स को मेंशन करते हैं और देन उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि फ़रोख्तगी में इजाफा हो रहा होता है। और अगर कोई बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह बेचते हैं तो उसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, एसिड ट्रीट करके उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास एक चीज़ जा रही होती है। लेकिन सेल्स में चीज़ें बिकेंगी तो ही मुनाफा होगा ना। अगर इसका दोनों पॉइंट देखेंगे, चीज़ जा रही है तो डिक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हमने एक चीज़ ली ही बेचने के लिए है, हम बेचेंगे तो उससे मुनाफा होगा। डेट्स वाई सेल इनकम में आके इंक्रीज़ हो जाता है। जो भी चीज़ें इनके सारों के साथ रिसीव्ड आ जाएगा, सेल्स के साथ तो खैर रिसीव्ड नहीं आएगा, बाकी सारी चीज़ों के साथ रिसीव्ड आ जाएगा।
हम जैसे देखें ना, सैलरीज रिसीव्ड है तो इनकम है, सैलरीज पेड है तो एक्सपेंस है। अगर सिर्फ सैलरी लिखा हुआ है, अब क्या करें, तो उसको हमने एक्सपेंस ट्रीट करना है। क्रॉस का मतलब ये है कि अगर आगे कुछ भी मेंशन ना हो तो हम उसको एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। अमूमन बच्चे गलती कर देते हैं, लेकिन हमने माइंड में रखना है। सीजन कार्टेज जो होता है सुजुकी का किराया, और ये जो रेडी वगैरह का किराया होता है, ये उसका कार्टेज वगैरह जो मतलब इस तरह के किराया होता है। डिविडेंड जो होता है मकसूम, जो हिस्सेस पे प्रॉफिट मिलता है, यानी कि प्रॉफिट ऑन शेयर्स। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट में पूछा करें। इसको अच्छी तरीके से देख लें, आसान है काफ़ी। ये तो एक, अगर कोई चीज़ माइंड से स्किप भी हो रही है ना, तो उसकी लॉजिक में जाके कि ये इस तरह है तो ये एक्सपेंस भी हो सकती है, नहीं इनकम भी हो सकती है, इसकी प्रॉपर लॉजिक क्लियर करके पता लग जाता है ये एक्सपेंस है या इनकम है। अब आगे लाइबिलिटीज, जिम्मेदारियाँ, जो कारोबार के डेट्स होते हैं या जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो तमाम की तमाम लाइबिलिटीज में आती हैं। ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटीज, या जो डेट्स होते हैं, डेट्स मतलब कर्जे, DBTS बोलते हैं, लेकिन उसको बी साइलेंट होता है तो हम डेट्स बोलते हैं। बैंक बैलेंस अगर सिंपल होगा तो वो कैश एट बैंक है, लेकिन अगर बैंक बैलेंस क्रेडिट होता है तो वो लाइबिलिटी होती है। इसका मतलब ये है कि हमने बैंक से उधार लिया हुआ है। लोन एडवांसेस वगैरह कुछ इस तरह के होते हैं। ओवरड्राफ्ट होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, जो हमने एक लिमिट से ज़्यादा पैसे निकलवाए होते हैं। फिर उस सूरत में ये होता है कि जो हम पैसे डलवाते हैं ना, यानी कि जो हमने निकलवाए लिमिट से ज़्यादा, फिर जो हम पैसे दोबारा से अपने डिपॉजिट करते हैं, तो वो बैंकर जो होता है पहले वो पैसे काटता है और उस पर मजीद सूद भी काटता है, तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाता है। एक्सपेंस पेएबल जो होते हैं, जो बाद में अदा हो, मतलब पहले इस्तेमाल कर लिए बाद में अदा हो, जैसे बिजली के बिल हो गए, बिजली हो गई पहले इस्तेमाल की बाद में अदा करते हैं, जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है। इनकम एडवांस, जो हमने पहले तो वसूल कर ली है लेकिन हमने भी उसकी जो सर्विस है वो देनी है, तो जाहिर है वो भी एडवांस उसमें जा रही है। एडवांस एक्सपेंस एसिड है, एडवांस इनकम लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग इनकम एसिड होता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी हमने अदा करने हैं या वसूल करने हैं। उसके बाद है बिल्स पेबल, ये एक बिल्स जो ड्रॉ करते हैं उधार का ही होता है, उसको बिल्स पेबल बोलते हैं। और क्रेडिटर का अदर नेम होता है अकाउंट पेबल, और डेटर का अदर नेम मैंने लिखा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल। और बिल पेबल के जो अगेंस्ट आता है वो बिल रिसीवेबल आता है, वो इस रेट में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्रेडिटर और डेटर में क्या फ़र्क है। अगर लेट करते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को उधार पैसे दिए हैं, ए ने बी को दिए हैं, अब बी ने वापस करने हैं। तो ए ने अगर बी को दिया उधार पे, तो ए जो है वो क्या हो जाएगी, हो जाएगा क्रेडिटर, ठीक है। और उसके लिए बी क्या हो जाएगा, डेटर। और बी उस सूरत में ए के लिए क्या है, एसिड, क्योंकि उसने पैसे लेने हैं। और ए बी के लिए क्या है, लाइबिलिटी, क्योंकि उसने फ्यूचर में जाके पेमेंट उसको रिटर्न करनी है। तो ए ने उधार पैसे दिए थे फर्स्ट, तो ए ने जब उधार पैसे दिए तो ए क्या हो गया, क्रेडिटर, यानी कि कर्ज हुआ। और बी ने भी पैसे लिए हैं, उसने फ्यूचर में जाके वापस करने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेटर, यानी कि मकरूज। अब यहाँ पे आ गई है ऑनर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है मालिक का हक,
कि जिसके लिए इतना हक होता है कि वो अपने बिजनेस में अपना क्लेम आराम से कर सकता है। इक्विटी टू टाइप्स की होती है। और इक्विटी एक होता है कैपिटल। कैपिटल में मतलब होता है कि कारोबार में पैसे लगाना, अशिया लगाना, गुड्स वगैरह, कोई भी तरह के पैसे वगैरह लगाना कैपिटल कहलाता है। और दूसरा होता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कारोबार से पैसे निकलवाना फॉर पर्सनल यानी कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए। अगर ए कारोबार से निकाल के बी कारोबार में लगा देंगे तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगी, पर अगर पर्सनल यूज़ के लिए निकालेंगे तो वो ड्राइंग्स कहलाएगी। पैसे भी हो सकते हैं, अशिया भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पर्सनल यूज़ यानी कि डोमेस्टिक यूज़, हाउस होल्ड यूज़, कुछ भी आ सकता है। प्राइवेट यूज़ भी लिख सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। इसके बाद ही कुछ रूल्स याद होंगे, इसके बाद ही सवाल अटैम्प्ट हो सकता है। जब एक चीज़ की पहचान ही नहीं है कि एसिड क्या है, किस तरह है, क्यों है, तो डेफिनेटली सवाल अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल है। इसको अच्छी तरीके से देखें, बहुत आसान है। वीडियो समझ आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब में चैनल। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछें, इसको अच्छी तरीके से समझें। क्योंकि अगर हमें ABCD आती होगी तब ही हम जाके सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सेंटेंस आते होंगे तो ही पैराग्राफ लिखे जाते हैं। इसी तरह ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत आसान है। एक से दो दफ़ा पढ़ लें, एक माइंड को सेट रखें कि एसेट ये है, एक्सपेंस ये है, इनकम ये है, अदायगी हो रही है, वसूली हो रही है, पेड हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो आसान है, फिर याद हो जाएगा जल्दी।